नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। चिराग पासवान ने आज वरिष्ठ समाजवादी नेता से मुलाकात की, शरद यादव से मुलाकात की और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राजनीति के गलियारों में इसे बेहद अहम माना जा रहा। आशीर्वाद यात्रा के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया गया है चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान अपनी मां के साथ राजधानी दिल्ली में शरद यादव से मिले। चिराग से मुलाकात के दौरान शरद यादव उनके पिता रामविलास पासवान को याद कर बेहद भावुक हुए। उन्होंने कहा कि 1974 से उनका और रामविलास पासवान का साथ रहा था और ऐसा रिश्ता राजनीतिक जीवन में कम ही देखने को मिलता है। साथ ही शरद यादव ने कहा कि अब जो जनता है चिराग के साथ है। एलजेपी में टूट के बाद बिहार में चल रही अपनी आशीर्वाद यात्रा के बीच में आजकल चिराग पासवान दिल्ली में हैं। वो आज अपनी मां के साथ बीमारी से उबर रहे शरद यादव का हालचाल लेने पहुंचे। बताते चले कि शरद यादव के चिराग पासवान के पिता और एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे। दोनों ही नेताओं ने अपना राजनीतिक जीवन करीब करीब एक साथ ही शुरू किया। फिलहाल चिराग पासवान अपनी मां के साथ रामविलास पासवान वाले बंगले में ही रह रहे हैं। चिराग से जब उनके बंगले के बारे में सवाल पूछा गया तो आपको बताते चले उन्होंने उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस सवाल के बहाने अपने धुर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके बंगले की बजाय सरकार जो है, आपको बताते चले, उन लोगों की चिंता करनी चाहिए सरकार को जो बिहार की बाढ़ में बेघर हो गए। तो पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लग चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी है। मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमैन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे। आपको बताते चले, पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश सौंप दिया है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को संभव। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी के 6 साल बाद संतान नहीं होने पर महिला को देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। इससे इनकार करने पर देवर ने जबरन उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल दिया। महिला ने कहा कि उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने की वजह से ससुराल के लोग प्रताड़ित करने लगे थे और देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते थे। महिला के मुताबिक प्रताड़ना से बचने के लिए वह कुछ दिन मायके में भी रही, फिर वापस ससुराल आ गई। आपको बताते चले कि उसने कहा यहाँ आने पर उस पर जुल्म और बढ़ने लगा। उसने कहा कि एक ही दिन पहले ही रात के समय में कमरे में सोई थी, लेकिन अचानक देवर आ गया और वह दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला ने कहा कि वह किसी तरीके से भागकर अपने भाई के पास पहुंची और फिर अपनी आप बीती पुलिस अधीक्षक को सुना दी है। तो वहीं शहर के नवादा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित करमन टोला में गुरुवार की सुबह बकायदा पैसे के विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज कराने के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। जख्मी युवक ने मोहन सोनार के बेटे मोहित पर गोली मारने का आरोप लगाया। जख्मी युवक कामता प्रसाद कोइलवर थाना क्षेत्र के गीधा ओपी अंतर्गत बीरमपुर गांव का रहने वाला है। वह वर्तमान में कई वर्षों से आरा बस स्टैंड के पीछे करमनटोला मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। कांता प्रसाद ने बताया कि उसने 3 साल पहले एक मकान खरीदने के लिए 21 लाख रुपए दिया था, लेकिन उस बदमाश ने मकान किसी और को बेच दिया। जख्मी युवक ने कहा है कि पहले भी पैसा मांगा जाता था, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा। 20 तारीख को पैसे देने के लिए कहा गया था। आज सुबह
जब वह साइकिल बनाने के लिए बस स्टैंड गया था तो बताते चले वहां बदमाश द्वारा उसका पीछा किया जाने लगा। साइकिल बनवाकर लौटने के क्रम में वह जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तभी बदमाश ने पीछे से उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक से घटना की पूरी जानकारी ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु में स्कूल 1 सितंबर से फिर से खोले जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि तमिलनाडु के स्कूल को फिर से खोलने पर फैसला 20 अगस्त के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से राज्य में 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल जो है उन्हें खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP भी जारी कर दी हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। आपको बताते चलें, तमिलनाडु स्कूल खोलने के लिए कई शर्तें रखी गई, जैसे कि शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारी अगले सप्ताह से अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरेंगे। एलिजिबल स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाना होगा और आपको बताते चले अगर उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।